अच्छा जी बेटा, कैसे हैं आप लोग बेटा? ठीक ठाक हैं सब? आई एम योर इंस्ट्रक्टर ऑफ बायोलॉजी प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद। जो सबसे पहला बेटा हम लोग आज यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स अबाउट द सेल बायोलॉजी। और जो सेल बायोलॉजी है उस यूनिट के अंदर कौन कौन से हमें लर्निंग आउटकम्स होंगे वो मैंने स्लाइड के ऊपर मेंशन कर दिए। लाइक सबसे पहले हम देखेंगे एक छोटा सा ब्रीफ सा डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर इसके अंदर जो लफ्ज यूज होते हैं, मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन, वो बताएंगे हम आपको। कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, इसकी डिटेल देखेंगे। इसी तरीके से कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज, इन तमाम चीजों को, ऑर्गेनेलीज को डिटेल के साथ एक ओवरव्यू करेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ जो कि सेल के सिस्टम के हवाले से जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे डिफ्यूजन का मैंने नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इस तरह की सारी टर्म्स जो हैं वो इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे। आवाज आ रही है ना बेटा मेरी सबको? यस सर। गुड हो गया बेटा। सो सबसे पहले तो यहां पर आपके सामने लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, एंड दैट वर्ड इज नोन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी अबाउट सेल। सेल, ठीक है। साइटोलॉजी को एक और लफ्ज से भी बोला जाता है, एंड दैट इज सेल बायोलॉजी। ठीक हो गया ना बेटा? सेल बायोलॉजी हो या लफ्ज क्या हो, साइटोलॉजी, इन दोनों लफ्जों का मतलब क्या है कि हम स्टडी करेंगे अबाउट द सेल। और जब बात करेंगे ना स्टडी अबाउट द सेल, तो इसका मतलब है डिटेल स्टडी करेंगे हम। सेल के बारे में दो चीजों को आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले एक चीज होती है बेटा सेल के बाहर वाले स्ट्रक्चर, उनके लिए लफ्ज बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते हैं सरफेस को। सेल के बाहर कौन कौन सी सरफेस है उनको डिटेल में स्टडी करना। फिर इसी तरीके से इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स मींस सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं आपने उसको डिटेल में स्टडी करना है। तो जब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स तो क्या क्या चीजें आ जाती हैं बेटे? लाइक अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में आपको पता है एडिशनल लेयर होती है, दैट इज नोन एज सेल वॉल। फिर बेनीथ द सेल वॉल क्या चीज आ जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर सेल की आगे आपको पता है बुनियादी तौर पर हम जो है एक ट्रेडिशनल डिवीजन बनाते हैं और एक डिटेल डिवीजन बनाते हैं जो कि आपको रिव्यू देती है अबाउट द एवरी टाइप ऑफ द सेल। जब हम बात करते हैं ना ट्रेडिशनल टाइप ऑफ द सेल्स, तो उसके अंदर आपको दो लफ्ज यूज करने हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। लेकिन जब आप डिटेल सेल्स के हवाले से लफ्ज को यूज करेंगे तो उसमें आप लफ्ज क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। सो ये कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से जब आप इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले तो आपने क्या देखना है? सेल के अंदर मौजूद लिक्विड की डिटेल को देखना है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म या फ्लूइड प्रोपोर्शन ऑफ द सेल। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनेलीज की, ठीक है। ऑर्गेनेलीज स्ट्रक्चर, सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, उनकी डिटेल को देखेंगे। तो एक छोटा सा आपको इस पॉइंट के हवाले से मैंने बात एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास
देखो सेल को स्टडी करना है वेदर वी गो फॉर द इंटरनल स्ट्रक्चर्स या बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि सेल के हर स्ट्रक्चर को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें मदद करे। तो वो क्या चीज होगी बेटा? आपको पता है उस चीज का नाम क्या है? माइक्रोस्कोप है। सो माइक्रोस्कोप क्या होगी बेटा? कोई डिफाइन करेगा डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होती है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी? मेरे साथ ना बेटा आप लोगों ने क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट करना है, बोलना है। गलत होगा उसको ठीक करेंगे हम सारी चीजों को, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो है बिल्कुल एक अच्छे अंदाज से, जैसे फिजिकल क्लास के अंदर इंटरेक्शन कर रहे होते हैं ना और उसको इंटरेक्टिव बना रहे होते हैं, उसी तरीके से इसको बनाना है मैंने। सो ये तो मैं पूछने का हक रखता हूं ना कि व्हाट इज माइक्रोस्कोप? Microscope, which is used to see the microorganisms which cannot be seen with naked eye. अच्छा, मैं चले इसमें देखें, एक लफ्ज को लेकर चलते हैं। देखो माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या है? सबसे पहले इट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया? Yes, sir. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम लेंसेज को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लेंसेज को इस्तेमाल करके हम क्या कर पाएंगे? हम बेटा उन चीजों को भी देख पाएंगे जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते। सो माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या हुई? माइक्रोस्कोप इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन ऑब्जर्व those objects which we cannot see with naked eye. ठीक है? So what is microscopy? The study of microscope is called microscopy. बिल्कुल 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 ऐसा ही हो गया ना। So study about microscope, or you can say the use of the microscope is known as microscopy. अच्छा देखो, आपके पास इस डेफिनेशन में एक चीज मिल रही है कि आप माइक्रोस्कोप की मदद से उन चीजों को भी देख सकते हैं जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो क्या माइक्रोस्कोप ने आपको सुपरमैन बना दिया? माइक्रोस्कोप ने आपको क्या चीज दे दी जिसकी वजह से अब आप उन चीजों को भी देख पा रहे हैं जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे? तो बेटा माइक्रोस्कोप जो है वो आपको दो पावर्स देती है जिसकी वजह से आप अब सुपरमैन हो गए और आपको हर चीज जो है वो नजर आ रही है जो आपको पहले नजर नहीं आ रही थी। सो वो दोनों माइक्रोस्कोप्स के अंदर होगी, वेदर इट इज कंपाउंड और लाइट माइक्रोस्कोप, और चाहे वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर्स के हवाले से तो डिटेल पर नहीं ना लेकर जाना मैंने, उसका तो आपको आइडिया होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप है उसके पास बुनियादी तौर पर दो लेंस होते हैं जो फोकस होते हैं किस चीज के ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। वन इज आई पीस which is near to the eye, and the other one is objective lenses which are near to the object. यहां पर जो कनेक्टिंग रॉड होती है बेटा, कनेक्टिंग रॉड बेटा वो रॉड जिसके मदद से, या बॉडी ट्यूब भी उसको कहते हैं, जिसकी वजह से ऑक्यूलर लेंस या आई पीस जो होते हैं वो कनेक्ट हो रहे होते हैं किस चीज के साथ? ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ। और फिर दोनों की मैग्निफिकेशन के जरिए आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं मैग्नीफाइड व्यू की सूरत में, विच इज प्रेजेंट ऑन अ स्टेज। ठीक है जी? सो यहां पर जो फिनोमिना है, जो फिनोमिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ माइक्रोस्कोपी इज सेम। अगर मैं बात करूं ना प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ अ माइक्रोस्कोप क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अ माइक्रोस्कोप ये है कि आपने जिस चीज को भी देखना है उसको आपको इल्यूमिनेट करना है। ठीक है, मेरी बात को जरा आप तवज्जो से सुनिएगा। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज कि अगर आपने किसी चीज को देखना है तो उसको इल्यूमिनेट करना है, उसको रोशन करना है।
जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम उस ऑब्जेक्ट को रोशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ लाइट, और वो लाइट कौन सी होती है? विजिबल लाइट रेंज। ठीक है, सो विजिबल लाइट रेंज का एक आपको पता है ना, एक वेवलेंथ की एक लिमिट है, वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो व्यू को लेकर आएगी। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होगी। सो बेसिक प्रिंसिपल यहां पर ये चीज है। फिर आगे जो चीज हमारे पास आ गई वो क्या है? रेजोल्यूशन। फिर इसी तरीके से क्या है? मैग्निफिकेशन। जब हम बात करते हैं ना बेटा रेजोल्यूशन की, तो रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन का बुनियादी मकसद क्या है? ये एक ऐसी सलाहियत है जिसके जरिए हम किसी भी दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस को क्लियर कर पा सकते हैं। मैं अक्सर बच्चों को ना जब फिजिकल लेक्चर दे रहा होता हूं तो मैं अक्सर ना बोर्ड पर यूं दो डॉट्स बना देता हूं, और मैं आखिरी बच्चे से पूछता होता हूं, बेटा आप जरा मुझे बताएं कि ये कितने डॉट हैं, दिखाकर नहीं बना रहा होता उसको, जैसे यहां पर तो आपको नजर आ रहा है। तो अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं कि सर ये तो एक डॉट है। उसकी रीजन क्या है? कि जितना उस बच्चे का डिस्टेंस होगा उस ऑब्जेक्ट से, उसको दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का डिस्टेंस बेटे क्लियर नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे करीब होंगे ऑब्जेक्ट के या इन डॉट्स के, उनको तो दरमियान का डिस्टेंस क्लियर नजर आ रहा होगा ना। तो जब उनको डिस्टेंस क्लियर नजर आ रहा होगा तो वो बिल्कुल इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। तो जो हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं ना, जब माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर की बात करते हैं, तो रेजोल्यूशन पावर का मतलब ये है कि वो हमें ये चीज भी एक्सप्लेन करेगी कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, आया वो एक है या दो है, या उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं वो अगर करीब करीब हैं तो उनके दरमियान में डिस्टेंस को भी क्लियर करेगी, और हर ऑब्जेक्ट की शार्प बाउंड्री भी आपको बताएगी कि एक ऑब्जेक्ट की बाउंड्री यहां से शुरू हुई, यहां पर खत्म हो गई, दूसरे की बाउंड्री यहां से शुरू हुई, यहां पर खत्म हो गई। मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके दरमियान के डिस्टेंस को क्लियर कर देना। जब बेटा डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मुझे पता चल जाएगा ना कि इस ऑब्जेक्ट ए की बाउंड्री यहां से लेकर यहां तक है, ऑब्जेक्ट बी की बाउंड्री यहां से लेकर यहां तक है, दोनों को मर्ज मैं नहीं देखूंगा। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट, ये क्या चीज है? रेजोल्यूशन। हमारी आंख की भी रेजोल्यूशन पावर है, लेकिन वो रेजोल्यूशन पावर हम बढ़ा सकते हैं बाय एडेड ऑफ द लेंस। ठीक है, ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर एट लीस्ट 1 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है, दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ द आई, और द रेजोल्यूशन ऑफ आई कैन बी इंक्रीज बाय द एडेड ऑफ लेंस। आप लेंस को ऐड करके, जैसे माइक्रोस्कोप में हम यही तो कर रहे हैं। In a typical compound microscope, the resolution is, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो उसकी रेजोल्यूशन पावर को बेटा याद रखना है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कितनी है? 2 माइक्रोमीटर। हमारी आंख की रेजोल्यूशन पावर किसमें थी? मिलीमीटर्स में। ये किसमें चले गई? माइक्रोमीटर में। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं आई को विद द कंपाउंड माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन पावर का डिफरेंस, तो वो यहां पर क्लियर मैंने लिख दिया, दैट इज अबाउट 500 टाइम्स दैट ऑफ द नेकेड आई। आप आंख से किसी चीज को देख रहे हैं और फिर आप माइक्रोस्कोप को यूज करके देख रहे हैं, तो बेटा माइक्रोस्कोप की मदद से आप उस चीज के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 500 गुना बेहतर देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहीं पर रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करूं, तो रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कितनी है? 2 to 4 ऑंगस्ट्रॉम। अब एक ऑंगस्ट्रॉम आपको पता है किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10। ठीक हो गया, विच मेक 500 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है एंड 2,50,000 गुना जो है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ द नेकेड आई आपको व्यू मिल रहा होता है। This means that 2 points which are 2 to 4 angstrom apart can be differentiated with the help of the electron microscope। बेटा ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने रेजोल्यूशन के हवाले से याद रखनी है। नेक्स्ट क्या चीज होती है बेटा? मैग्निफिकेशन। मतलब जी जी बेटे।
सर इसमें वो प्रीफिक्सेस चेंज कर सकते हैं वैल्यू में? हाँ कर सकता है, लेकिन मोस्टली नहीं करते ना इसमें, वो जब ऑप्शन में करेगा। लेकिन आपको, क्योंकि ऑप्शन में एक बात क्लियर है, आपने उसको यूज करना है। ये देखो ना, आपने इसको मेमोराइज करना है, ये मेमोराइज करने वाली चीज है। इसके अंदर वो आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, मेरी बात समझ रहे हो ना? कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा होगा, वो सिर्फ आपको उसके जो एंड वाले जो सफिक्स हैं उनको चेंज कर रहा होगा यूनिट्स के, और आपने उसमें से जो करेक्ट वन है उसको चूज करना है। जैसे अभी आपके सामने लिखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितनी है। जैसे अगर मैं आपको ऑप्शन में बना दूं, पहली ऑप्शन वो आपको दे रहा हो 2 नैनोमीटर, 2 मिलीमीटर, फिर तीसरी ऑप्शन दे रहा हो 2 माइक्रोमीटर, तो आपने किसको चूज करना है? 2 माइक्रोमीटर को। इस तरीके से बेटा वो चेंज कर देगा। अच्छा जी, मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है द एबिलिटी टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो नहीं बड़ा हो जाना ना, बड़ी क्या चीज होनी है? उस ऑब्जेक्ट की इमेज फ्रॉम इट्स एक्चुअल साइज। ये क्या चीज कहलाएगी? मैग्निफिकेशन। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज डिटरमिन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एक्स वैल्यू of ocular lens and x value of the objective lens। बेटा यहां पर आपके सामने मैग्निफिकेशन पावर के लिए एक फार्मूला बन रहा है, और वो क्या है कि अगर आपने डिटरमिन करना है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप कितनी मैग्निफिकेशन पावर पर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मैग्निफिकेशन पावर इज इक्वल टू द पावर ऑफ eyepiece into power of ऑब्जेक्टिव लेंस। आपके पास जो माइक्रोस्कोप होगी उसके ऊपर मेंशन किया होता है, आपके पास नोज पीस होती है ना जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के पास है, या ऑब्जेक्टिव लेंस उसके साथ अटैच है, उस पर ऑब्जेक्टिव लेंसेज की पावर लिखी होती है। जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर अगर मैं कह रहा हूं बेटा, इट कैन बी 10x, 20x, 40x डिपेंडिंग ऑन द माइक्रोस्कोप। आप बीएससी लेवल पर या बड़े लेवल पर जाएंगे तो उसमें माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत बेहतर होती हैं, कंपाउंड ही होती हैं, लेकिन उनमें सोर्स ऑफ लाइट जो है वो भी मेंटेन्ड होता है। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस सर, यस सर। पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो भी वेरी कर रहे होते हैं, पावर ऑफ द आई पीस भी आप चेंज कर सकते हैं। सो अगर हम देखें यहां पर, लेट्स सपोज पावर ऑफ अ आई पीस इज 10x into power of objective lens is 40x, तो बेटा क्या आंसर होगा यहां पर? मल्टीप्लाई करेंगे 400x। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस केस के अंदर 400 गुना बढ़ा करके देख रहे हैं उसको उसके एक्चुअल साइज से। फिर इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। सो मैग्निफिकेशन पावर का फार्मूला क्लियर है जी आपको? सर यहाँ पे x से मतलब टाइम्स है 40 का मतलब होता जी बिल्कुल, x स्टैंड्स फॉर टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, जिसको उर्दू में आप कहते हैं कितने गुना बढ़ा कर दिया। जी सर, ठीक है ना? सो टाइम्स के हवाले से आ गया ये लफ्ज। नेक्स्ट बेटा जी, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज अ ट्रेडिशनल डिवीजन जो मैंने आपके सामने पिक्चर की फॉर्म के अंदर रखी है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के। ये बेसिक डिफरेंस दिखाना था कि जैसे ही आपके सामने ये पिक्चर आती है तो आपको एक चीज बिल्कुल नजर आएगी। सबसे पहले किस चीज पर नजर जाएगी? सेंटर पर। तो आपको नजर आएगा कि जनाब यहां पर सेंटर एक सेल के न्यूक्लियस में है, तो सेंटर में न्यूक्लियस है, और एक के केस में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज उसके केस में लार्ज नजर आ रहा है आपको। फिर इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंसेस भी नजर आएंगे। उस स्ट्रक्चर डिफरेंसेस को समझने के लिए, डिटेल समझने के लिए, इस तस्वीर के अंदर जाने की बजाय मैंने एक कंपैरिजन क्रिएट किया हुआ है।
और इस कंपैरिजन के अंदर आपको इंशाल्लाह सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखो, मैंने जो स्ट्रक्चर्स रखे हैं वो सेल के बाहर वाले स्ट्रक्चर्स रखे हैं। जैसे मैंने आपको सेल की स्टडी के हवाले से भी बात की थी ना, तो उसमें क्या चीज बोली थी कि सबसे पहले बाहर वाले स्ट्रक्चर्स देखूंगा फिर अंदर की तरफ जाऊंगा। तो यहां पर देखो सेल वॉल, सेल के मेम्ब्रेन या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखी है। अब एनिमल्स में आपको पता है सेल वॉल नहीं होती, जैसे कि पिक्चर में नजर भी आ रहा है आपको। यहां पर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल बाउंड्री नहीं है, लेकिन यहां पर है ना। सो सेल वॉल जो है एनिमल्स में एब्सेंट है, पौधों में प्रेजेंट है जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों में मौजूद होती है। फिर प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या होते हैं बेटे? ये पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलिज होते हैं। Helps That in is photosynthesis. पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलिज। और ये पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलिज जो है वो पौधों को ऑटोट्रॉफिक बनाने में मदद करते हैं। ये देखिए जी, प्लास्टिड्स है इसमें, ठीक हो गया, जिसमें आप क्लोरोप्लास्ट की एग्जांपल दे सकते हैं। सो प्लास्टिड्स एनिमल्स में नहीं है, पौधों में है। ग्लाइऑक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स आपको पता ना एक ऑर्गेनेली है जिसकी मदद से, और ये किसमें पाया जाता है? ऐसे पौधों में जो कि लिपिड रिच होते हैं, उनके अंदर वो कन्वर्ट करने में मदद करता है लिपिड्स को इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर एनर्जी मॉलिक्यूल्स। सो यहां पर ग्लाइऑक्सिसोम एनिमल्स में क्या है? एब्सेंट है, पौधों में प्रेजेंट है जी। क्या सब में होगा? नहीं, आपको ये चीज पता है ना किन में होगा? ऐसे सीडेड प्लांट के अंदर जो कि लिपिड रिच होंगे। फिर अगली चीज है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किस चीज से मिलकर बनता है? सेंट्रिओल एंड सम काइंड ऑफ द प्रोटीन कॉम्बिनेशन। पता है ना आपको इस चीज का? सेंट्रोसोम को पता है? सेंट्रोसोम जो है वो बनता कब है? जब सेल डिवाइड कर रहा होता है उस वक्त अपीयर होता है। सेंट्रोसोम एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, पौधों में लोअर के अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन हायर के अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फ्लैजेला स्ट्रक्चर जो है वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, पौधों के अंदर एब्सेंट होता है। कोई एग्जांपल दोगे एनिमल्स के अंदर फ्लैजेला की? अगर कोई पूछ ले तो सबसे बेहतरीन बेटा, एनिमल्स के अंदर जो है वो सबसे पहले आप हायर की बात करेंगे ना एनिमल्स के अंदर, तो इसके अंदर बेटा मेरा क्या चीज याद रखनी है? सबसे बेहतरीन एग्जांपल स्पर्म सेल्स, ठीक है। सो एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं, प्लांट के अंदर फ्लैजेला मौजूद नहीं होते। अच्छा, फैगोसाइटोसिस एनिमल्स के अंदर मौजूद होती है, पौधों में फैगोसाइटोसिस प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। फैगोसिटिक एक एबिलिटी है, और फैगोसिटिक एबिलिटी जो है वो किसके अंदर होती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। पौधों के अंदर क्योंकि सबसे बाहर क्या चीज होती है? सेल वॉल, तो उनके अंदर फैगोसिटिक प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, फिर बेटा क्या लफ्ज है? सीलिया। सीलिया जो है वो एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट के अंदर एब्सेंट होते हैं। सीलिया की कोई एग्जांपल आपको आती है एनिमल्स के अंदर? पैरामीशियम। मैं फिर से थोड़ा सा ना इसमें कह दूं, मैं जब एनिमल्स की बात कर रहा हूं ना बेटा, तो एनिमल्स के अंदर आप लोगों ने बुनियादी तौर पर जो है, जो पैरामीशियम है ना वो बेटा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक है। तवज्जो से मेरी बात को अंडरस्टैंड करना है मेरा बेटा। वो क्या है कि हम उसको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहेंगे, और उसकी रीजन है क्योंकि एनिमल्स जब भी आते हैं ना बेटा, जैसे आपने किंगडम एनिमेलिया की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, किंगडम एनिमेलिया में वो सबसे पहले आपको कुछ लफ्ज बताता है, और वो इंट्रोडक्शन के हवाले से होता है कि किंगडम एनिमेलिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है। सो सीलिया की अगर मैं बात करूं तो आपकी बेटा जो ट्रेकियल सिस्टम है आपका बेटा जी, जैसे माइक्रोविलाए हैं, इस तरह के सेल्स पर क्या चीज मौजूद है? सीलिया होते हैं ना, वहां पर लफ्ज आता है ना सिलिएटेड प्रोजेक्शंस। लफ्ज सुने हुए हैं ये कि नहीं सुने हुए? यस सर। यस सर। तो एनिमल्स के अंदर इनमें आ जाते हैं। पौधों में सीलिया क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फिर और क्या क्या चीज है? न्यूक्लियस के हवाले से देखो, एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस किधर है? जी बेटा, जी बेटे।
सर ये सीलिया की एग्जांपल जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं कर देता हूं बेटा। सीलिया के अंदर आपका ट्रेकियल सिस्टम जो है, इसके अंदर बी सिलिएटेड जो है वो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से माइक्रोविलाए पढ़ा हुआ है ना, माइक्रोविलाए कहां पर होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना। स्मॉल तो ये इंटेस्टाइन में। जी बिल्कुल वहां पर आ गई। सर एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट, जी जी मेरे बेटे बोले। सर एंथियोसाइट्स में फ्लैजेला होता है? किसके अंदर? एंथियोसाइट्स में। एंथ्रोजॉइड्स के अंदर। जी एंथ्रोजॉइड कह रहे हो ना, जो पौधों के हवाले से बात कर रहे हैं। जी जी। हाँ नहीं बेटा, उनके अंदर जो होते हैं फ्लैजेला मौजूद नहीं होते। ठीक है, किसी प्लांट सेल में फ्लैजेला नहीं है? नहीं है। ओके। अच्छा, उसको अगर आप एम्फीबियन के हवाले से ले रही है ना, जैसे फ्रॉक्स के हवाले से है, तो वो उस पैरामीटर पर बात नहीं हो रही होती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जी 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 बोलें बेटे। सर ये सीलिया फ्लेम सेल्स में भी तो प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लेम सेल्स कहां पर होते हैं? पौधों में होते हैं। किसके अंदर है फ्लेम सेल्स? सर एनिमल सेल्स। एनिमल्स के अंदर ही है ना मेरा बेटा। और कौन से एनिमल की एग्जांपल आप लेकर आई हैं ये फ्लेम सेल्स? प्लेनेरियम। ओहो, क्या हो गया तुम लोगों को? अर्थवर्म की एग्जांपल नहीं है फ्लेम सेल्स बच्चों। प्लेनेरिया के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर अर्थवर्म के अंदर तो मेटानेफ्रीडियम और नेफ्रोस्टॉम का जिक्र है। नेफ्रोस्टॉम भी जो होती है वो सिलिएटेड होती है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा बेटा जो है बुक के हवाले से एक दफा रिव्यू करो, सारी चीजों को एक दफा पढ़ लिया करो। अच्छा जी, न्यूक्लियस के अंदर क्या है डिफरेंस? एनिमल्स के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस किधर होता है? सेंट्रल में। प्लांट के अंदर कहां पर होता है? पेरिफेरल बाउंड्री है। ठीक है, क्वेश्चन करना बंद नहीं करने, इसी तरीके से बोलना है ताकि मैं तुम लोगों को करेक्ट करता रहूं। अच्छा जी, साथ क्या है? वैक्यूल्स। एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स स्मॉल एंड नंबर में क्या होंगे? ज्यादा। पौधों में क्या होगा? लार्ज और एक होगा। लेकिन आपको पता है ना, पौधों के इमेच्योर केस के अंदर जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, विच मेक आफ्टर मतलब लाइक कोएलुसेंस या फ्यूजन के बाद वो बड़ा हो जाता है। सेल शेप के हवाले से क्या बात? सेल शेप के हवाले से मेरा बेटा याद रख। जी जी सर जो प्लांट सेल में मतलब सेल वॉल भी होती है और सेल वॉल ज्यादा रिजिड होती है, इस वजह से वो ज्यादा रिजिड होते हैं और उन पे जी, बिल्कुल टर्जिडिटी का भी इतना मतलब अगर वो हाइपरटोनिक हो जाते हैं तो जल्दी रप्चर नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने आगे डिफरेंस यही रखा है मेरा बेटा। सेल शेप के हवाले से क्या लफ्ज है कि एनिमल्स की जो शेप होती है वो रिजिड नहीं होती सेल्स की। और वो क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं होती, फ्लक्चुएशन आ सकती हैं उनकी शेप। जी सर जो जी जी वैक्यूल बेटे। है, वैक्यूल डिपेंड करते हैं कि उसकी पोजीशन वैक्यूल कहाँ पर है, सेंटर में या जहाँ भी है, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लांट और एनिमल बेटा सेल के रिफर के वैक्यूल दरमियान? मैं बता, एनिमल्स के अंदर तो वैक्यूल्स की जो क्वांटिटी होती है सेल्स में वो ज्यादा होती है और वो स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, वो फूड वैक्यूल्स की सूरत में भी हो सकता है और वो स्टोरेज मेटाबोलाइट्स वैक्यूल्स की सूरत में भी हो सकता है, जैसे ग्रेन्यूल्स की सूरत में भी हो सकता है। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट सेल्स वैक्यूल का ताल्लुक होता है टर्गर प्रेशर जनरेट करने के लिए। सो इट शुड बी इन अ सेंटर, ताकि वो फोर्स जब लगाए किस चीज पर, सेल के बाहर की तरफ, और सेल की शेप को मेंटेन रख सके। ठीक है, इसीलिए वैक्यूल को पौधों के अंदर सेंट्रल पोजीशन दी जाती है, तो न्यूक्लियस को साइड पर लेकर चला जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेल टर्जिडिटी। एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं ना बेटा, ये ऑस्मोटिक रेजिस्टेंस को फेस नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई सेल है, वो था हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहने का आदी। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है? वो एक ऐसे एनवायरनमेंट के आदी था जहां पर उसको ज्यादा सॉल्ट के हवाले से चीजों को नहीं देखना पड़ता था। लेकिन जैसे ही उसको हमने किसी सॉल्ट वाले एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर दिया, जिसको हाइपरटोनिक कहते हैं,
तो आपको पता है ना सेल श्रिंक कर जाएगा और एनिमल सेल की लाइसिस हो जाएगी। लेकिन पौधों के अंदर क्योंकि सेल वॉल मौजूद होती है, उनके अंदर ये प्रोसेस एनिमल्स की तरह नहीं होगा, ठीक है। उस सेल वॉल जो है वो शेप को मेंटेन करने में मदद कर रही होती है। नेक्स्ट लफ्ज क्या है? साइटोकाइनेसिस। पता है ना आपको साइटोकाइनेसिस क्या है? Yes, sir. डिवीजन Yes, ऑफ sir. द डिवीजन ऑफ Sir. शाबाश। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो एनिमल्स के अंदर होती है, उसके अंदर फर्विंग प्रोसेस चलता है इस तरीके से। इनवेजिनेशन ऑफ द मेम्ब्रेन हो जाती है, फिर अल्टीमेटली सेल यहां से डिवाइड हो जाता है। सो यहां पर सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन की डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म भी बराबर इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो पाता है। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स क्या चीज होती है बेटा? फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट समझते हो क्या होता है? लेट्स सपोज ये एक पौधे का सेल है, और यहां पर छोटे छोटे सेंटर में वेसिकल्स आएंगे, और ये वेसिकल्स पता कहां से आते हैं? गोल्जी ऑपरेटस से। और ये बाद में आपस में फ्यूज कर जाएंगे एंड दे विल मेक अ सेल वॉल बिटवीन द टू सेल्स, और इस तरीके से एक सेल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। तो इनमें फर्विंग प्रोसेस नहीं होता पौधों में, फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म होंगे। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस के हवाले से एनिमल्स में बेटा गैमेट्स प्रोसेस बनते हैं किसके थ्रू? मियोसिस के जरिए। लेकिन पौधों में ये प्रोसेस कौन सा होता है जी? माइटोसिस का, है ना। आप लोगों ने गैमेटोफाइट। जी जी बेटे। Sir, in this way we can say कि साइटोकाइनेसिस जो है एनिमल सेल में वो इनवर्ट होती है और प्लांट सेल की आउटवर्ड होती है। दोबारा लफ्ज बोलिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर, साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में इनवर्ट होती है, प्लांट सेल में आउटवर्ड होती है। हम मतलब ये कह सकते हैं। आउटवर्ड किसी हद तक इसको कह सकते हैं, लेकिन ये कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बुनियादी तौर पर जो बेसिक है ना वो साइटोप्लाज्म के हवाले से हम बात करेंगे कि जब साइटोप्लाज्म को इक्वली डिवाइड करना है तो यहां पर जो बेसिक स्ट्रक्चर आ रहा है वो फ्रेगमोप्लास्ट एक पार्टीशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे एक कमरे हैं, उस कमरे के अंदर आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना, तो दरमियान में एक दीवार बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट तो कर पाते हैं ना, किस प्रोसेस के जरिए? बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, वो इन्वॉल्वमेंट आ जाती है उसके अंदर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट प्लांट जी जी सर, प्लांट की जो प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसमें स्टिग्मा स्टीरोल होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस सर। होते हैं, लेकिन उसके अंदर हम जो है वो मतलब ग्लाइकोमेलेक्स और इस तरह की चीजों में चले जाएंगे ना। जी सर। ठीक है। अच्छा जी, Okay, sir. नेक्स्ट देखें बेटा क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस मैंने बहुत डिटेल रखा है, और इसके बाद मैं कुछ एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं जो कि पास्ट पेपर के हवाले से, फिर वो भी करवाऊंगा। तो एक छोटा सा पोर्शन हम पहले करेंगे, उसके साथ ही मैं आपको कुछ एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स के हवाले से करवा दूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक आपके सामने रखा है प्रोकैरियोटिक सेल्स, और एक कौन सा रखा है हम लोगों ने? यूकैरियोटिक सेल। सो इसका भी डिफरेंस डायग्राम के अंदर मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन आपको पता है ना वर्ड प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? इसका बड़ा सिंपल सा, प्रो का मतलब कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब ये कि अभी इस सेल के अंदर सेल बना नहीं था, न्यूक्लियस। हेलो, लेकिन इसमें न्यूक्लियस बन नहीं पाया, तो मैं कह सकता हूँ ना इट इज अ काइंड ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स। यस सर। यस सर। जी सर, ऐसा ही है। एंड यूकैरियोटिक वन इज द इवोल्व्ड वन, जिसमें एवोल्यूशन का प्रोसेस हो चुका हुआ है, और उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बन गए जो प्रोकैरियोट के अंदर नहीं। प्रिमिटिव का मतलब होता है जो कि इतना ज्यादा डेवलप ना हो, ठीक है, कदीम। सो हियर इज अ कंप्लीट डिफरेंस। इस डिफरेंस के बाद आपको बेटा एक पिक्चर मिल जाएगी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की हर लिहाज से। सबसे पहले क्या है?
मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, तो एब्सेंट हो गया। लेकिन यूकैरियोट के अंदर आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, तो इसलिए उसको प्रेजेंट कर दिया। व्हाट अबाउट द न्यूक्लियस? अभी आपको बताया न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। ठीक है जी। अच्छा, अकरंस की बात यहां पर देखें, मैंने अकरंस के अंदर थोड़ा सा यहां पर मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं यहां पर अकरंस को लिखवाऊंगा आपको। देखो, प्रोकैरियोट्स के अंदर जब हम चले जाएंगे अकरंस के हवाले से, तो बैक्टीरियाज की डिविजन है। बैक्टीरियाज की डिवीजन हम लोगों ने कैटेगरीज पढ़ी हुई है ना, कौन कौन सी होती हैं किंगडम मोनेरा के अंदर? आप लोगों ने लफ्ज पढ़ा होगा, यू बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा जी, आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं इनमें एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, हॉट स्प्रिंग्स और बहुत हॉट एनवायरनमेंट होते हैं। हाँ, आर्कियोबैक्टीरिया को आप पता क्या क्या नाम दे सकते हैं? देखो, थर्मोफिलिक, ऐसे जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे, गर्म पानी के चश्मों पे पाए जाएंगे, कुदरती गीजर्स, उनको नेचुरल गीजर्स कहते हैं, उनमें पाए जाते हैं। फिर एसिडोफाइल्स, फाइल्स कहते हैं लविंग को, जो एसिडिक एनवायरनमेंट को पसंद करने वाले होंगे। कोई एग्जांपल आपको पता है एसिडोफाइल की? हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि स्टमक के अंदर अल्सर पैदा करता है और पायलोरिक रीजन में रहता है। ये एसिड बनवाता है जिससे स्टमक के अंदर अल्सर कंडीशन आती है, और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। एसिडोफाइल बैक्टीरिया है। इस तरह और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो एसिडिक कंडीशन को पसंद करते हैं। फिर बेसोफाइल, बेसोफाइल का मतलब है जो बेसिक कंडीशंस में रहना पसंद करेंगे। हेलोफाइल्स, हेलोजन से निकला है और ये साल्ट के हवाले से आता है। फिर बैरोफाइल्स, कितनी एग्जांपल्स आ गई। बैरोफाइल समझते हो ना, बैरोमीटर से लफ्ज है, ऐसे प्रेशर के अंदर, ठीक है, जैसे बॉटम ऑफ द सी, बॉटम ऑफ द सी पर कितना प्रेशर होता है, लेकिन वहां पर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डेड बॉडीज जो सिंक कर रही होती हैं उसको डिकम्पोज करने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। फिर इसी तरीके से अगर मैं अकरंस की बात यहां पर यूकैरियोट में करूं तो प्रोटिस्ट हैं, सिंपल यूकैरियोट होते हैं ना, और इवॉल्व किन से होते हैं? प्रोकैरियोट से। फिर फंजाई हैं, प्लांट्स, एनिमल्स आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? जीनोम का डिफरेंस क्या है? जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का क्या डिफरेंस होता है? अच्छा मुझे बताओ, बैक्टीरिया हैप्लॉइड होते हैं डिप्लॉइड होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। हाँ, शाबाश, हैप्लॉइड होते हैं। अच्छा, यहां पर जेनेटिक मटेरियल में क्या लफ्ज है? सर्कुलर डीएनए होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं और सबमर्ज्ड होता है साइटोप्लाज्म में, और इनका जो डीएनए है उसके गिर्द कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। जबकि यूकैरियोट में डीएनए कैसे होता है? थ्रेड लाइक लीनियर डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हिस्टोन प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होती हैं, ना हिस्टोन है ना अदर देन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, जबकि यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं और अदर देन हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, जो कि क्रोमोसोमल जो फॉर्मेशन है या जो क्रोमेटिन मटेरियल की कंडेंसेशन के अंदर या सुपर क्वाइलिंग में उसको मदद करती हैं। आप लोगों ने न्यूक्लियोसोम पढ़ा हुआ है ना? न्यूक्लियोसोम, यस सर। हेलो, हाँ जी, उसमें क्या है कि Yes, एक sir. डुप्लेक्स ऑफ डीएनए जो कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ लिपटा होता है, और इस तरह का ढेर सारे न्यूक्लियोसोम्स होंगे जो Yes, क्रोमेटिन sir. मटेरियल की एक
करेक्टराइजिंग यूनिट है न्यूक्लियोसोम, और उसके अंदर आपको ये वाज़ेह चीज नजर आ रही होती है। अच्छा जी, डीएनए पर जरा चार्ज बताओ कौन सा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव किस वजह से? नेगेटिव किस वजह से? नेगेटिव नेगेटिव क्योंकि डीएनए पर नेगेटिव वजह से हाँ, फास्फोडाइएस्टर और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड मेरा बेटा नहीं कहना, उसमें सिर्फ कहना है क्योंकि उसमें फास्फेट ग्रुप होता है, जो हिस्टोन है वो बेसिक अमीनो एसिड होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? राइबोसोम स्मॉलर इन साइज विच इज 70s, और यहां पर लार्जर सब यूनिट कितनी होती है बेटे? 50 एंड द स्मॉलर वन इज 30 30 जहां पर बेटा राइबोसोम 80s है और लार्जर कितनी? 60s। और 40। ठीक हो गया। साइटोप्लाज्म के हवाले से प्रोकैरियोट का जो साइटोप्लाज्म होता है हैव जेल लाइक कंसिस्टेंसी। पता है मैंने ये सारे डिफरेंसेस क्यों बनाए हैं? क्योंकि आप लोगों ने अब ना चैप्टर 6 को पढ़ना छोड़ दिया बच्चों ने, क्योंकि यूएचएस में मेंशन नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता होता हूं कि बेटा एक ओवरव्यू उस चैप्टर को जरूर करना है, क्योंकि यूएचएस ने अपने सिलेबस के नीचे ना एक हल्की सी बात करके ना आप पर सारा पलड़ा डाल दिया हुआ है। और उसने पता क्या बोला हुआ है कि आपको ये आउटलाइन दी जा रही हैं, लेकिन आपकी बुक से कुछ भी आ सकता है। बेसिक आउटलाइंस गिवन है ना, उसके मुताबिक करना है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज ऑफ योर बुक होना चाहिए। आपको बेसिक लाइक वैरायटी ऑफ लाइफ विदाउट बैक्टीरिया तो नहीं ना हो सकता, तो उसको अच्छा एक ओवरव्यू आपको इस सूरत में मैं साथ साथ दे रहा हूं। अच्छा जी, आपको पता है साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ यूकैरियोट जो होता है वो जेल और सोल लाइक, और इसमें ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन आपको पता है। कोलाइडल सोल्यूशन की दो टाइप्स है ना, जेल और सोल। जेल किधर होता है? पौधों में, और सॉरी एनिमल्स के अंदर। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर जेल जो है यूकैरियोट में किस तरफ होता है और सोल किधर होता है? लेट्स सपोज अगर मैं आपको कह रहा हूं ये एक सेल है यूकैरियोट का, और इसमें साइटोप्लाज्म जो है एक कोलाइडल हवाले से जेल है और सोल है। जेल किधर होगा और सोल किधर हो? जेल लाइक टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है, और जो सोल है वो टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म होता है। जो जेल होता है वो पेरिफेरल एरिया, मतलब लाइक सेल की बाउंड्री के साथ जो मिडल की तरफ सोल होगा, टुवर्ड्स साइटोसोल जिसको कहते हैं, सोलेबल पार्ट होता है। यू बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की तरफ बात चले जाएगी, उनके अंदर बुनियादी तौर पर पेप्टिडोग्लाइकेन होती है ना बेटा, और भी कंपोजिशन आपको थोड़ी सी याद होगी। यस सर। 50% पेप्टिडोग्लाइकेन होती है किसके अंदर? ग्राम पॉजिटिव के अंदर। लेकिन ग्राम नेगेटिव में 10% पेप्टिडोग्लाइकेन होती है। सो बुनियादी तौर पर दोनों में पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, परसेंटेज का फर्क आता है। सो इसलिए बुनियादी तौर पर हम क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो यू बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। फिर इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्राम पॉजिटिव के अंदर और क्या होता है? टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड। लेकिन ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसैकेराइड्स, हाँ लिपोप्रोटीन्स, ये चीजें ज्यादा आ जाती हैं। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूं। ग्राम नेगेटिव में क्या आते हैं? लिपोपॉलीसैकेराइड। अच्छा जी, फिर प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड किसके अंदर होते हैं? आर्कियोबैक्टीरिया। आपको पता है ना आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल से मुख्तलिफ होती है। फिर सेल वॉल के हवाले से पौधों के अंदर सेलुलोज है, फंजाई में काइटिन है, एनिमल्स में सेल वॉल होती नहीं। नेक्स्ट क्या चीज है? सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में क्या चीज है? लैक्स्टिरोल और कोलेस्ट्रॉल। यूकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं।
कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। सेल डिवीजन की बात करें तो बाइनरी फिशन, यहां पर क्या है? माइटोसिस और मियोसिस दोनों होती है। माइटोसिस किस में होती है? सोमैटिक सेल्स के अंदर, और जब जर्म लाइन सेल्स बनने हैं तो कौन सी प्रोसेस में चले जाएंगे? मियोसिस की तरफ। रेप्लिकेशन, अगर रेप्लिकेशन की बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूं, तो प्रोकैरियोट्स में किधर होती है डीएनए रेप्लिकेशन? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड हैव वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और साइट ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये याद रखना, प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में मोर देन वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है डीएनए के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन, जी मेरे बेटे। सर यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन साइट ऑफ प्रोकैरियोट्स में तो 1000 से लेकर 2000 इसमें वो लगते हैं नहीं न्यूक्लियोटाइड्स। बेटे, वो आप कुछ और बात कर रहे हो, वो डीएनए पॉलीमरेज के हवाले से आप बात कर रहे हो प्रोकैरियोट्स के अंदर, कि वो इतने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब समझ आता है क्या होता है? लेट्स सपोज मैं ये कह रहा हूं, दिस इज द बैक्टीरियल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, अब यहां से जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है ना, वो किसी एक साइड से शुरू होगा। मतलब ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं वो किसी एक पॉइंट से जो है उनके दरमियान में बॉन्डिंग टूटेगी, और फिर डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, और इस तरीके से एक से कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे डीएनए। मैं ये बात कर रहा हूं। ओके सर। यूकैरियोट में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोट का डीएनए जो है उसकी क्वांटिटी, उसका जो साइज है वो प्रोकैरियोट से बड़ा होता है। अच्छा जी, ट्रांसक्रिप्शन, आपको पता है ना ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना या किसी भी किस्म का आरएनए बनना, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन है ना, स्पेसिफिकली मैसेंजर आरएनए के हवाले से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक सबने? यस सर। हाँ, आपको पता ना कौन करवाता है मैसेंजर आरएनए बनवाने का प्रोसेस? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है डीएनए से। तो जीन से पहले एक हिस्सा होता है जिसको प्रमोटर रीजन कहते हैं, जिसको आइडेंटिफाई करता है आरएनए पॉलीमरेज, और उस पर लफ्ज लिखा होता है, दैट इज -10 साइट एंड -35 साइट। -10 पर क्या होगा प्रोकैरियोट्स में? टाटा बॉक्स। -35 पर क्या होगा? गाका बॉक्स। इसको मैं याद करवाने के लिए कहता हूं, क्योंकि इसमें देखो ये लफ्ज क्या है? टाटा, और ये क्या है? गाका। सो टाटा के एंड पर क्या कर लो? एट टाटा एट बॉक्स एंड टीटी गाका बॉक्स। ये साइड्स हैं प्रोकैरियोट्स में। यही सीक्वेंस -35 होगा और टाटा बॉक्स किधर होगा? -10। इसका मतलब समझ आता है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये एक डीएनए है, यहां पर ये जीन है, जीन से पहले वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्रमोटर रीजन। ठीक है ना बेटे? इस प्रमोटर रीजन पर एक जगह है -10 साइट, और एक को क्या कहते हैं? -35 साइट। -35 पर ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, -10 पर ये वाला सीक्वेंस होता है, और यही वाला सीक्वेंस यूकैरियोट में जीन से पहले -25 साइट और 75 पर होगा। ठीक है जी, ये डिफरेंस याद रखना। प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन क्या होती है? सिंपल, लेकिन कॉम्प्लेक्स किस में होती है? यूकैरियोट के अंदर। मेरा बेटा, इतना डिटेल रिव्यू काफी है आप लोगों के लिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के हवाले से? यस सर। सर ये जो आपने अभी सीक्वेंस में बताया -10 और -35, ये टाइम एक बार रिपीट कर दें। इसको क्या कर दूं? रिपीट कर दें, मुझे क्लियर नहीं हुआ, आप प्लीज इसको रिपीट कर इसका दें। मतलब है बेटे आपको ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक नहीं अच्छे से आता।
मैंने तो अभी डिफरेंस बताना है ना, अभी तो मैं उसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, वो तो उस टॉपिक की डिटेल है। थोड़ा सा बता देता हूं कि लेट्स सपोज, आपको पता ना डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। लेट्स सपोज ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। एक लेट्स सपोज कौन सा है, और ये हिस्सा जो है वो जीन है। मैंने इतने से कि जीन को मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कौन आएगा यहां पर इस प्रोसेस करवाने के लिए? आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज है उसने इस जीन को किसमें कन्वर्ट करना है? मैसेंजर आरएनए में। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। ये वाली जीन को करना है ना। जी सर। और यहां से मैसेंजर आरएनए बनेगा 5 to 3। 3। अच्छा, जीन का जो शुरू वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्रमोटर रीजन। उस प्रमोटर रीजन पर आकर क्या चीज लगनी होती है? आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जो -10 और -35 साइट है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज को गाइड करती हैं कि जीन से पहले इधर आकर आपने जुड़ना है, ठीक है। जी सर। So these are the site which is basically required for the initiation process of RNA polymerase, ठीक है जी। जी सर। नेक्स्ट बेटे जी, मैंने एमसीक्यूज कुछ रख दिए क्योंकि अब आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया। द ओनली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। अभी एमसीक्यूज के अंदर मैंने ऑप्शन बाद में लेकर आता हूं, मुझे बताओ ऐसा कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट में होता है? जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। मैंने इसीलिए ऑप्शन नहीं रखी। तुम लोगों ने सोचा राइबोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है या वो ग्रैन्युलर होता है? ग्रैन्युलर। हाँ, अब मेरा पुत्र समझ आ रहा है। जी सर। गलतियां मेरा बेटा अभी 100 दफा करो, लेकिन मैं जो चीज आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले मेरे बेटे अच्छे से स्टेटमेंट को रीड करना है। जब आप स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, आधा आंसर आपको उसी वक्त मिल जाता है। यहां पर देखो, लफ्ज आपने नहीं गौर किया, द ओनली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। अब तुम्हें ऑप्शन दिखाता हूं। वैसे बता दूं कौन सा है? आप लोगों ने एक पढ़ा है। पहले ऑप्शन बताएं सर। नहीं, अगर मैं तुम्हें ऑप्शन ना दिखाऊं, ऑप्शन ना दिखाऊं, फिर तुमने का बोलूं। और नहीं बेटे, ग्लायोक्सिसोम से मैंने डिफरेंस पर पढ़ाया मेरा पुत्र। आप लोगों ने सर वैक्यूल। शाबाश शाबाश, वैक्यूल। क्या नहीं समझ आ रही? हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। किसी बच्चे की मुझे आवाज आई कि उसको समझ नहीं आई? कौन है बच्चा जिसको समझ नहीं आई इस एमसीक्यूज की? बेटा खुलकर बोलो, अगर किसी को नहीं आई तो मैं आपके लिए बैठा हूं ना। मेरे से 100 दफा पूछो, मैं 100 दफा बताऊंगा, नहीं घबराऊंगा। आप पूछे मेरे से क्या बात हो रही थी, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे। उसमें एमसीक्यूज की स्टेटमेंट देखो, उसने कहा कि बताओ ऐसा कौन सा वाहिद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोट में भी होता है। तो आप लोगों ने चैप्टर 6 के अंदर देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि स्टोरेज ग्रैन्यूल्स और वैक्यूल्स। वैक्यूल बेटा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है ना। लाइसोसोम बैक्टीरिया में नहीं होते, गोल्गी वेसिकल्स होते हैं, ये भी नहीं होते। पर ऑक्सीसोम्स बैक्टीरिया में मैंने मेंशन किया था आपको कहीं पर, नहीं होते। तो बेटा यहां पर वैक्यूल एक वाहिद ऐसा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में। अब ये एमसीक्यूज कभी भूलना नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और एमसीक्यूज आ गया। विच वन ऑफ द ऑर्गेनेली इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब यहां पर देखो ऑर्गेनेली लिखा है, लेकिन उसने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई। ना उसने लिमिट लगाई मेम्ब्रेन की, ना उसने लिमिट लगाई ग्रैन्युलर होने की। अब वो कह रहा है कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली जो, बिल्कुल बेटे, राइबोसोम।
राइबोसोम। और ये आपके पास जो है पेपर में से मैंने निकाला है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत ज्यादा कट के आ रही है। बेटा शोर आ रहा है, अब आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। अच्छा, स्टेटमेंट भी नजर आ रही है ना? स्टेटमेंट तो नजर आ रही है आपको? यस सर। हाँ, तो Yes, ये sir, अब आ एमसीक्यू रही है। दोनों क्लियर हैं आपको? एमसीक्यू दोनों Yes, क्लियर sir. हैं? यस सर। अनदर एमसीक्यूज, क्योंकि मैं अब डिफरेंस तुम्हें करवा चुका हूँ सारा, पौधों का भी, एनिमल्स का भी, Yes, sir. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का भी। तो एक और एमसीक्यूज देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट in higher plant and present in animal cells? शाबाश, देखो ना, सेंट्रियोल। तो जिसने मेरा वो डिफरेंस अच्छे से याद कर लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो देखो इस तरह के ही एमसीक्यूज आने हैं और वो आपको क्लियर हो गया। जी बिल्कुल, सेंट्रियोल ही आंसर आएगा ना, क्योंकि सेंट्रियोल मैंने देखो करवाया था आपको यहाँ पर। ये देखो बेटे, सेंट्रियोल प्रेजेंट इन लोअर प्लांट, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। पौधों के हवाले से आपको ये बात बता दी थी मैंने। Presence of a large central vacuole is characteristic of का बेटा क्या हो गया? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसके अंदर होता है? किसका कैरेक्टर है बेटा ये? प्लांट्स का सर। हाँ ना, तो बेटा डी ऑप्शन होगी ना। और ये एमडी कैट देखो 2016 का है क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा अगली बात करते हैं। कुछ अल्फाज मैंने यहां पर रखे हैं आपके लिए, आप इन लफ्जों से आशना है, इन लफ्जों का आपको पता है? यस सर। अहमद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अहमद साहब, आप हमारे साथ हैं? अहमद साहब, यहाँ आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ये देखिएगा, थोड़ा सा ना किसी बच्चे की तरफ से शोर आ रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि वो किसी पीसफुल सर जगह पर आ मैं जाए। आपको कह रहा हूँ कि बच्चों का इशू ये है कि बच्चे ना अपना माइक क्वेश्चन पूछने के बाद म्यूट नहीं करते, तो बिकॉज ऑफ दैट फिर बाकी सबको भी डिस्टरबेंस होती है। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जैसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप फौरन ही हाँ, क्योंकि बेटा इस तरीके से फिर रह जाएगा बहुत सारा हिस्सा, तो मैं वो नहीं चाह रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? ये कुछ टर्म्स हैं जो कि मैंने लिखी हैं। सबसे पहले है प्रोटोप्लास्ट, फिर है प्रोटोप्लाज्म, फिर क्या है? साइटोसोल। बेटा देखो, प्रोटोप्लास्ट क्या चीज है? लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्या चीज हो, प्लांट का सेल हो, और प्लांट के सेल में से मैं क्या चीज माइनस कर दूं या सेपरेट कर दूं? उसकी सेल वॉल। तो अब क्या चीज बच गई पौधे के पास? सिर्फ माइनस क्या हुई है? सेल वॉल। सेल वॉल माइनस हुई है, लेकिन अभी भी पौधे के पास क्या चीज मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म and nucleus. everything present within the cytoplasm, and more precisely we go for the nucleus. So ये चीज क्या कहलाएगी अब? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या चीज आ गई? अगर मैं बेटा एक एनिमल सेल हो, उस एनिमल सेल से क्या चीज माइनस कर दूं? उसकी सेल मेम्ब्रेन, तो एक लिविंग कंटेंट बच जाएगा। लिविंग कंटेंट कहते हैं ना उसको, प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ऑफ सेल, और ये दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कोई मुझे बताएगा इसको लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल क्यों कहते हैं?
एनीवन? सर इसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बगैर तो लाइफ ही नहीं है। अच्छा जी, न्यूक्लियस के बगैर लाइफ नहीं है। कोई और मेरा पुत्र कोई बताए? साइटोप्लाज्म की वजह से। सर ये जो ऑर्गेनेलिज वगैरह होते हैं, डीएनए, इसकी वजह से। अगर मेरा पुत्र ये दोनों चीजें ना हो तो आपको पता है एक प्रोसेस ही नहीं होगा जिसको आप कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। और वो कौन से होते हैं? वन इज ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये दोनों प्रोसेस बेटा इन्हीं दो साइड्स पर तो होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना। लेट्स सपोज ये सेल है, ये मेरा पुत्र उसमें क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये उसका क्या है? डीएनए है। डीएनए से क्या चीज बनेगी? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए फिर न्यूक्लियस से निकल आएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स और अदर स्ट्रक्चर जो है वो आरएनए मिलकर यहां पर क्या चीज बनवा देंगे? एक प्रोटीन। सो जीन एक्सप्रेशन या सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ क्योंकि यहां पर हो रहा है, और इसके बगैर कोई भी लिविंग प्रोसेस कंटिन्यू हो ही नहीं सकता जब तक डीएनए की इंफॉर्मेशन कन्वर्ट ना हो रही हो। तो इसलिए इसको लिविंग कंटेंट कहते हैं। याद रखेंगे ना अभी? यस सर। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दें। बेटा मैं दोबारा कर देता हूं। प्रोटोप्लाज्म को लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? उसकी रीजन ये है क्योंकि लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल दो चीजों पर मुश्तमिल है, न्यूक्लियस पर और साइटोप्लाज्म पर। ठीक है। और ये दोनों जो हैं स्ट्रक्चर्स, ये एक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, विच इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से क्या चीज बनना? मैसेंजर आरएनए। फिर मैसेंजर आरएनए से क्या चीज? आवाज आ रही है आपको? जी सर। यस सर। जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। अच्छा, सो बेटा देखो, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ इसको इसलिए कह रहे हैं और इसको लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, आवाज क्लियर है? बात भी क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, साइटोसोल क्या होता है बेटे? साइटोप्लाज्म, सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म में से अगर मैं क्या चीज माइनस कर दूं? मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज। हाँ जी, तो क्या बच जाएगा? साइटोसोल बच जाएगा। इसको क्या कहेंगे? साइटोसोल। सर सारी ऑर्गेनेलिज रिमूव करें, मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनियस पर्टिकुलरली कहते हैं उनको। ठीक है, ओके सर। ओके जी। नेक्स्ट बेटा मैंने आपके सामने क्या चीज रखी है कुछ टर्म्स के हवाले से, और मैं चाहता हूं इन टर्म्स के अंदर जो है वो आप खुलकर पार्टिसिपेट कीजिएगा क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन बहुत सारी चीजें आपकी भी सही हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर बेटा सबसे पहला लफ्ज लिखा हुआ है डिफ्यूजन। मैंने ये सारों को किसके इर्द गिर्द रखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से। ठीक है जी। सो मेरा पुत्र जल्दी से बताएं डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? movement of particles from higher membrane, lower concentration. बिल्कुल, मूवमेंट चीजों की किधर से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। किस तरफ जाना? लो कंसंट्रेशन। और ये बेटा पैसिव मूवमेंट होगी। मतलब क्या है? इसको पैसिव क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी की कंजम्पशन नहीं होती। अच्छा, डिफ्यूजन के लिए कोई बैरियर का होना जरूरी है? Yes, sir.
नहीं, डिफ्यूजन के अंदर बेटा याद रखना किसी बैरियर का होना जरूरी नहीं है। जैसे आपके कमरे के अंदर, आप कमरे में किसी एक जगह पर एरोसोल को स्प्रे करते हो, कोई खुशबू स्प्रे कर रहे हो आप, तो वो खुशबू का फैल जाना कमरे में, ये डिफ्यूजन ही है ना। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी डिफ्यूजन इसी तरीके से पढ़ा होगा कि नहीं? यस तो सर, ऐसा ही है। डिफ्यूजन के अंदर किसी बैरियर का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर जो लफ्ज ऑस्मोसिस है ना, यहां पर भी क्या है, हाई से लो ही जाना है, लेकिन यहां पर बैर आएगा। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, और वो रुकावट क्या होती है? partially permeable सेल मेम्ब्रेन विच इज पार्शियली परमिएबल। सो अगर चीजों का गुजर होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन थ्रू द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। मेरी बात क्लियर हो गई आपको बेटे? अच्छा जी, फिर क्या लफ्ज है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि अगर चीजें या मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फिर वही बात है, हाई से किधर जाना, लो की तरफ जाना, तो ये क्या कहलाएगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन सिर्फ यहां पर एक चीज का बताना है, नो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ऑफ ATP इसमें यूज नहीं इन द फॉर्म, जी बिल्कुल, यहां पर एटीपी का खर्च नहीं होगा। लेकिन इसके यहां पर देखो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है, और यहां पर एटीपी खर्च होगी। फिर देखो लफ्ज क्या आ गया? सर ऑस्मोसिस में भी एटीपी खर्च होगी ना, मतलब इसमें बैरियर आता है तो नहीं, बैरियर है, लेकिन बैरियर में अच्छा नहीं होगी। जरा देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटे, देखो कुछ चीजें हैं, वाटर है, ठीक है, फिर इसी तरीके से स्मॉल सब्सटेंसेस हैं, आपने पढ़ा तो वह गैसेस हैं, ये क्या खर्च करके जाएंगे? ये तो एनर्जी खर्च किए बगैर जाएंगे ना। और देखो जाएंगे कैसे, शर्त एक ही है, हाई से लो की तरफ जाएंगे थ्रू द मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। अच्छा जी, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? यहां पर बेटा कोई चीज है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल is facilitated with the help of carrier protein. By movement of molecule is facilitated by carrier protein. दो चीजें यहां पर, बिल्कुल शाबाश, कैरियर भी आए। मैं आपको थोड़ा सा मेरा पुत्र और ऐड कर दूं चीजें, ठीक है, दो चीजें और मैं ऐड करना चाह रहा हूं। जी सर। आपके इल्म में भी इजाफा हो जाए और मुझे भी अच्छा लगे बताकर। एक चीज होती है मेरा पुत्र कैरियर प्रोटीन्स, एंड दीज आर प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। फिर इसी तरीके से एक लफ्ज बोला जाता है चैनल प्रोटीन्स। क्या लफ्ज है? चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? मैं बोर तो नहीं कर रहा ना? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें,
ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपके सामने सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, जरा गौर से देखिएगा, ये प्रोटीन भी है, ये भी प्रोटीन है। सर लास्ट वाली स्क्रीन जरा दोबारा शो कर दें। मैं आपको दोबारा शो कर देता। ठीक है, ये जो प्रोटीन आपके सामने नजर आ रही है इसको कहते हैं चैनल प्रोटीन्स। पता है चैनल का मतलब क्या होता है? उर्दू में चैनल किसे कहते हैं? रास्ते को, पाथवे को, रास्ता, पाथवे। अब मेरा पुत्र देखो, यहां पर ये फास्फोलिपिड्स हैं और इस फास्फोलिपिड में ये प्रोटीन भी धसी हुई है, ये प्रोटीन भी धसी हुई है। धसी हुई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्बेडेड। तो ये दोनों प्रोटीन्स चैनल प्रोटीन्स एंड दिस इज द कैरियर प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन्स फास्फोलिपिड्स के अंदर एम्बेडेड हैं, धसी हुई हैं, तो इसको कहते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो धसी हो। कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी तो होती हैं ना जो सरफेस पर होती हैं, ऐसे। नजर आ रहा है मेरा पुत्र? सारी बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। अब ये भी प्रोटीन्स हैं, सरफेस पर हैं। ये प्रोटीन धसी हुई नहीं है ना, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक। अब अगर तो मूवमेंट इन चैनल प्रोटीन्स के जरिए हो या कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू हो तो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगी। अच्छा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कैन बी पैसिव एंड कैन बी एक्टिव। इसका मतलब पता है क्या है? लेट्स सपोज मैं यहां पर आपको शो कर रहा हूं, ये सोडियम आयन है आउटसाइड द मेम्ब्रेन, इसकी कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है, सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम है। ये आयन है ना, ये आयन किसी रास्ते से होकर अंदर आएगा और इसको कहते हैं सोडियम पंप। ये लेट्स सपोज इससे होकर आया अंदर, तो ये क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो ये जो होगी ये कौन सी होगी? पैसिव फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। पैसिव। लेकिन अगर मैं इसी सोडियम को अंदर से बाहर निकालूं और होगा भी इसी चैनल के थ्रू, तो फिर एटीपी खर्च होगी, तो फिर लफ्ज होगा एक्टिव फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं सर चैनल प्रोटीन्स में और कैरियर प्रोटीन्स में फर्क तो बताएं ना। चैनल प्रोटीन तुम्हें नजर आ रही है स्ट्रक्चर के हवाले से कि उसमें रास्ता बना होता है। कैरियर प्रोटीन्स रास्ते की शक्ल में नहीं होती। ये पता क्या करती हैं? लेट्स सपोज इन्होंने किसी चीज को सेल के बाहर से अंदर लेकर आना है, तो फिर क्या होता है? लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को मैंने सेल के बाहर से किधर लेकर आना है? सेल के अंदर, थ्रू द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन इसको अपने साथ यूं बाइंड करेंगी और फिर इनके अंदर क्या होगी? कॉन्फर्मेशनल चेंज, मतलब कैरियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होगी और ये प्रोटीन बाहर से किधर आ जाएगी? अंदर। चैनल प्रोटीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होती, कैरियर प्रोटीन्स में मॉडिफिकेशन होती है। सर चैनल प्रोटीन्स में चार्ज पोर्स होते हैं। हाँ, वो चार्ज पार्टिकल्स को मूव करने में मदद करते हैं। ओके सर। मेरा बेटा बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको? यस सर। ये जो यस सर साथ मूव करेंगे। जी बिल्कुल। दोबारा बोलें बेटा, सवाल आप क्या कह रही हैं? मैंने सुना नहीं। सर मैं कह रही हूँ कि ये जो सोडियम आयंस हैं और कोई अगर आयंस हो तो वो सिर्फ चैनल प्रोटीन के रास्ते से मूव करेंगे, कैरियर प्रोटीन उनको अंदर नहीं लेके आ सकता। नहीं, कैरियर प्रोटीन्स का ताल्लुक कुछ और होता है। कैरियर प्रोटीन जो होती हैं वो काउंटरली मूव करती हैं। काउंटरली का मतलब क्या होता है? अगर वो किसी एक चीज को लेकर आ रही हैं तो किसी चीज को निकाल भी रही होती हैं। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी मेरे बेटे। सर ये जो कैरियर प्रोटीन है ये पहले किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती है, बाद में ये क्रॉस करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जी बिल्कुल। देखो मैंने यही तो बोला है कि ये एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेगा, फिर इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आएगी
और वो चेंज फैसिलिटेट करेगी इस मॉलिक्यूल को बाहर से सेल के अंदर शिफ्ट होने में। मेरे लफ्ज क्लियर है? सर लेकिन जो चैनल प्रोटीन है वो तो पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को अलाउ करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में, तो पार्टिकुलर मॉलिक्यूल मतलब लिपिड सॉल्युबल कौन से पार्टिकुलर मॉलिक्यूल हैं? मैं बताता हूँ, लार्ज मॉलिक्यूल्स। लेट्स सपोज किसी प्रोटीन को बाहर से अंदर भेजना है, बाहर से किसी प्रोटीन को बाहर से अंदर भेजना है, तो प्रोटीन को मूव करवाना है बाहर से सेल के अंदर, तो उसमें कैरियर प्रोटीन मदद करेंगी। सर कैरियर प्रोटीन में चैनल प्रोटीन के अंदर। हेलो, क्या कह रहे हो बेटे? सर जो कैरियर प्रोटीन है वो भी चैनल प्रोटीन में से गुजरेगा या कहीं से भी गुजर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? कैरियर प्रोटीन्स जो बाहर से कैरियर प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। इनका काम क्या है? बाहर से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट सेल के अंदर करवाना, फैसिलिटेट करवाना। एक्सक्यूज मी सर, मेरा पॉइंट पहले एक बेटा क्लियर करो आप। मैंने दो तरह की प्रोटीन्स बताई आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एक लफ्ज बोला चैनल प्रोटीन्स और एक बोला कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स का भी काम है फैसिलिटेट करवाना मूवमेंट को सेल के बाहर से सेल के अंदर। चैनल प्रोटीन्स का भी काम है सेल के अंदर चीजों को लेकर आना, फिर सेल के अंदर से बाहर शिफ्ट करना। ठीक है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है कि चैनल प्रोटीन्स जो है उनमें रास्ता होता है, कैरियर प्रोटीन्स में रास्ता नहीं है। चैनल प्रोटीन्स आयंस वगैरह को मूव करवाती हैं, इसीलिए कहते हैं सोडियम चैनल, पोटाशियम चैनल। कैरियर प्रोटीन के लिए ये पाबंदी नहीं है, वो प्रोटीन्स को भी मूव करवा सकती हैं, वो लार्ज आयंस को भी बाहर से अंदर मूव करवा सकती हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, बोले बेटे। सर जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं उनका कोई रोल नहीं होता ट्रांसपोर्ट में? उनका कोई रोल नहीं होता, उनका स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर में होता है। यहाँ पर देखो ना, वो किसके साथ जुड़ी हुई है? वो तो कॉन्जुगेटेड शक्ल में मौजूद है ना। मतलब ये प्रोटीन जो एक्सट्रिंसिक है वो लिपिड के साथ ऊपर जुड़ी हुई है ताकि क्या बन जाए? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के लिए है, इसका मूवमेंट ये फ्लूइडिटी ऑफ सेल को कम करती है। हाँ जी, मतलब स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का मतलब है फ्लूइडिटी को मेंटेन रखना, स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखना। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है ना यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में, कोलेस्ट्रॉल का भी क्या रोल होता है? फ्लूइडिटी को मेंटेन रखना। ओके सर। मेरा पुत्र कोई और सवाल? सर जब कैरियर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो क्या सेल का भी स्ट्रक्चर? नहीं बेटे, देख मेरा पुत्र, देख तो आप, अगर मैं अक्सर बच्चों का ना एक फनी सी एग्जांपल देता हूँ, और बेटा तुमने शर्ट अपनी उतारनी है और आपने शर्ट उतारने के लिए बाजू को मूवमेंट दोगे कि शर्ट अपना पूरा शर्ट की खराब कर दोगे? और बेटा मेरे पास कोई चीज है, मैंने उस बाहर से उसको अंदर लेकर आना है, या बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप किसी चीज को किसी मतलब लाइक सपोज तेरे हाथ में बेटा कोई बॉल है और तुमने उसको किसी ऐसी जगह से निकालना है जहां से आपको अपने हाथ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर ही वो चीज निकलेगी। यस सर। समझ आ मेरी बात समझ आ रही है? अब फिजिकल सामने बैठे होते तो मैं तुम्हें ये बता देता कि मैं क्या चीज कह रहा हूं। बेटा वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को नहीं खराब करेगा, क्या चीज सिर्फ होगी? मॉडिफिकेशन इन अ प्रोटीन, और वो फिर दोबारा से उसी तरह हो जाएगी। वो सिर्फ चेंज इसलिए हो रही है ताकि बाहर से चीज अंदर आ जाए। मेरे पुत्र को पॉइंट क्लियर हुआ है? फिर मैं आगे चलूं? यस सर। जी सर, हो गया। यस सर। जी बेटे। सर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पैसिव ट्रांसफर होती है, एक्टिव ट्रांसफर होती है? बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि फैसिलिटेटेड के अंदर जैसे सोडियम आयन बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो इन चैनल के थ्रू होंगे, तो इसमें पैसिव है। लेकिन अगर यही सोडियम मैंने अंदर से कम से ज्यादा की तरफ भेजना है तो फिर क्या होगा? एक्टिव। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू। जी जी मेरा पुत्र बोले। सर ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होगा?
इंट्रिंसिक प्रोटीन्स मैंने नाम इसलिए रखा ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोटीन्स कुछ दो तरह की हैं यहाँ पर। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो फास्फोलिपिड में धसी हुई होती हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो धसी हुई नहीं होती, वो सरफेस पर होती हैं। जो सरफेस पर होती हैं उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक, जो धसी होती हैं उनको कहते हैं इंट्रिंसिक। ये नाम उनका रखा है उनकी अरेंजमेंट की बुनियाद पर। ओके सर। ठीक हो गया बेटे? यस सर। यस सर। सर चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन दोनों इंट्रिंसिक है? जी बिल्कुल इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक की दो बताई थी ना मेरा पुत्र, ये देखो मैंने पीछे बताया तो है। ये मेरे बेटे ने अभी पूछा था कि सर बताएं, ये देखो मेरा पुत्र, फैसिलिटेटेड के लिए मैंने क्या बोला कि दो प्रोटीन्स हैं, कैरियर और चैनल, ये दोनों क्योंकि धसी होती हैं तो इनको क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक। यस सर। और मेरे पुत्र किसी का सवाल हो? सवाल आज मेरे से जितने मर्जी करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बल्कि इस चीज को कहता हूँ कि मैं भी सीखने आया हूँ आप लोगों के साथ। जी बेटे। सर कैरियर एक्सट्रिंसिक नहीं, कैरियर को क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन नहीं बेटे, कैरियर मैंने अभी आपको मेंशन किया कि वो इंट्रिंसिक होती हैं। अभी बनाकर तो दिखाया था आपको। जी सर, सही सही। मैं लफ्ज को फिर से बताता हूं। देखो एक लफ्ज है इंट्रिंसिक। इन का मतलब होता है अंदर, ट्रिंस कहते हैं धसे हुए को। एक ऐसी प्रोटीन जो अंदर धसी होगी वो इंट्रिंसिक है। और इंट्रिंसिक की दो एग्जांपल मैंने बोली हैं, कैरियर और चैनल। एक्सट्रिंसिक का मतलब है जो धसी हुई नहीं होगी, वो सरफेस पर होगी, और वो प्रोटीन्स असल में लिपिड्स के साथ जुड़ी होती हैं, लाइक लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, इस तरह की अरेंजमेंट के अंदर। ओके सर। अच्छा जी मेरा बेटा, इसके हवाले से देखो मैंने अब साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी रख दिए हैं। सर अभी कुछ टर्म्स रहती नहीं है डिस्कस करने के लिए? वो बेटा मैं आगे जाकर बताऊंगा। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, इसको मैंने सोचा कि मैं आपको ना साथ ही एमसीक्यूज के थ्रू करवा देता हूं। ठीक है। द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब देखो पिनोसाइटोसिस। क्या बात। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहां पर लिखा हो एंडोसाइटोसिस। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर का माइक ऑफ है। काइंडली अब 2 सेकंड वेट कर लें, अभी कर लेते हैं, वो चेक कर रहे हैं उनके शायद कोई चीज।
हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। यस सर। बहुत बेटा माजरत। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। थोड़ा सा ना वो लाइट चलेगी मेरे बेटे। अल्लाह इस वतन अजीज की खैर करे। अच्छा जी बेटे, हम कहाँ पर थे? हम बात कर रहे थे, ये बेटा मैं मोबाइल डाटा से यूज कर रहा हूँ और लैपटॉप की चार्जिंग अगर बंद हो जाए ना तो इसका मतलब ये है कि वो जवाब दे गया। अभी जो है वो यूपीएस के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो जितना वो चलेगा तो उसके साथ आप देखते रहिएगा। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? अच्छा सर, शाहिद यस सर। स्क्रीन दोबारा प्रेजेंट कर लें एक दफा। मुझे लगता है आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। जी सर, मैं कर लेता हूँ। जी अहमद साहब, हो रही है? ये सर प्रेजेंट हो रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर द इनटेक ऑफ अ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसका तो आप सबको पता है क्या आंसर है? पिनोसाइट। तो अगर यहाँ पर इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता है इनटेक ऑफ अ मटेरियल, क्या लफ्ज होता था? वेरी गुड, दैट विल बी द एंडोसाइटोसिस। अच्छा, अगर यहाँ पर लफ्ज आ जाता सॉलिड का इनटेक है तो फिर क्या होता? जैसे पिनोसाइटोसिस हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पर एग्जिट होता इनटेक की बजाय, तो मेरा बेटा आप बात क्लियर है कि वो टर्म्स मैंने यहाँ पर जो छोड़ दी थी वो क्लियर हो गई आपको? एमसीक्यूज के थ्रू क्लियर हो गई ना? यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या चीज है, हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन मेरा बेटा जो है, इसके लिए क्या क्या लफ्ज बोले जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। Partially permeable membrane. Plasma membrane, semi-permeable membrane, partially permeable membrane, selectively Very good. permeable membrane. अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? Because it's around cytoplasm. और कोई बात? प्लाज्मा स्टेट पढ़ी हुई आप लोगों ने? यस सर। वो कैसी होती है? Fourth state of matter. Semi-solid and liquid. हाँ, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। शाबाश, ये लफ्ज चाहिए था बस मुझे। आप लोगों ने कभी सेल की मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया हो तो मेरे बेटे आपको एक ना इमेज मिलेगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना, उसमें ना फ्लूइडिटी है। और फ्लूइडिटी ऐसे है, मैं अक्सर बच्चों को ना इमेजिन करवाता होता हूँ। आप लोगों ने कभी बर्फ बनने के अमल को देखा है? आप लोग घरों के अंदर वो एक बर्तन के अंदर जब बर्फ जमाते हैं तो जब आप उसको फ्रीजर में रखते हैं तो एक छोटी सी सबसे पहले लेयर सी बनती है पानी के ऊपर, है ना, क्रिस्टल की सूरत में। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपको वो नजर आता है ना पानी के ऊपर एक लेयर सी बनी हुई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप जब सेल को देखोगे तो सेल की मेम्ब्रेन भी बिल्कुल उसी तरह की एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें कहीं कहीं पर सॉलिड अपीयरेंस फील होगी, कहीं कहीं पर आपको लिक्विड अपीयरेंस फील होगी। तो एक सेमी सॉलिड सी कंडीशन नजर आ रही होती है, हेंस इट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है इसलिए रखा क्योंकि ये सेल के बाहर है। फिर इसी तरीके से सिलेक्टिवली परमिएबल इसलिए बोला क्योंकि ये चीजों को सिलेक्ट करती है कि कौन सी चीज सिलेक्ट करके अंदर लेकर जानी और कौन सी चीज अंदर से बाहर लेकर जानी, सिलेक्टिव होगी ना। फिर पार्शली का भी मतलब यह है कि पार्शली सिलेक्ट कर रही है, सब चीजों को अंदर आने जाने की इजाजत नहीं दे रही। सिलेक्टिवली भी इसीलिए कहते हैं। सो ये सारे लफ्ज इसलिए बोले जाते हैं। आपके लिए बड़ी एक इंफॉर्मेशन, ताकि फेडरल बोर्ड के बच्चों को भी ये चीजें मिलती रहें। ये फेडरल बोर्ड की बुक में ना एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन लिखी थी
कि सेल मेम्ब्रेन की जो ओवरऑल थिकनेस है वो कितनी है। तो बेटा सर आवाज कट के आ रही है, नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बेटे? जी सर। यस सर। बेटा वो थोड़ा सा ना इंटरनेट, क्योंकि अब वो मोबाइल डाटा के साथ है तो थोड़ा सा इसमें शायद हो जाए डिफिकल्टी, लेकिन जैसे ही आए आपको आवाज का मसला आपने मुझे बता देना। अच्छा जी, सो जो सेल मेम्ब्रेन है इसको स्टडी करने के हवाले से आपके सामने दो मॉडल्स रखे हुए हैं मैंने। एक है बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसका तो आपको पता है ना बेटा, उसमें क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है? इन दिस पर्टिकुलर मॉडल क्या होता है? Cell membrane is composed of lipid layer bilayers sandwich between globular protein. inner and outer protein layers. ठीक है, अच्छा जी, फिर इसी तरीके से क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हवाले से भी क्या चीज है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का कोई बेसिक डिफरेंस बताएंगे बेटे आप? Lipid bilayer included proteins which is floating like icebergs on a sea. सर उधर लिपिड Mosaic manner में arrange हुए होते हैं proteins. मेरा बेटा बेसिक डिफरेंस हमेशा के लिए याद रखना, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ना उसके मुताबिक प्रोटीन्स होती हैं वो सरफेस पर होती हैं, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब ही क्या है? मोज़ेक पता किसे कहते हैं? पता है मोज़ेक क्या होता है? Irregular. मोज़ेक का मतलब होता है स्टोन, अ काइंड ऑफ स्टोन विच इज एम्बेडेड, जो धसी हो। इसके लिए ना इसको कंपेयर करवाया जाता है एनोलॉजी के जरिए। एनोलॉजी समझ लो, किसी चीज के जरिए कंपेयर करके समझाना। आपने रिवर देखा हो, दरियाओं को देखा हो, तो दरियाओं के अंदर, पानी के अंदर जगह जगह पर धसे हुए होते हैं क्या चीज? बड़े बड़े पत्थर। वो पत्थर थोड़े थोड़े बाहर नजर आ रहे होते हैं और थोड़े थोड़े अंदर धसे होते हैं। सो इस तरह के पत्थर जो बाहर सरफेस पर कम हो और ज्यादा अंदर की तरफ धसे हो, इनको कहते हैं मोज़ेक। तो आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो डायग्राम मेरे बेटे देखी हुई है, उसके अंदर आपको ये प्रोटीन्स के हवाले से इसी तरीके का इंप्रेशन नहीं आता कि एक लिपिड का दरिया है और उस लिपिड के दरिया के अंदर जगह जगह पर प्रोटीन जो है वो धसी हुई हैं, इस तरीके से धसी हुई हैं कि कुछ बाहर है हिस्सा और ज्यादा हिस्सा उनका अंदर की तरफ पेनिट्रेटेड है। सो बेसिक अगर आपसे कोई पूछे ना कि बेटा एक लाइन में लफ्ज का डिफरेंस बताओ कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या फर्क है, तो आपने कहना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक वो लिपिड बायलेयर सैंडविच है बिटवीन प्रोटीन, तो प्रोटीन ऊपर हुई ना सरफेस पर, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर ऐसा नहीं है, उसमें प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड सरफेस पर भी हैं। मेरी बात वाज़े आपको? यस सर। यस अच्छा सर। मेरा अच्छा जी, नेक्स्ट क्या चीज है, केमिकल कंपोजिशन की तरफ चलते हैं। वो कहता है केमिकल कंपोजिशन को अगर देखें तो यहाँ पर 60 to 80% क्या चीज है, प्रोटीन्स है, 20 to 40% सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, लिपिड्स हैं, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। और वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी फ्री फॉर्म में नहीं है, वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगी, या तो वो लिपिड के साथ इंटरेक्ट करेगी या वो प्रोटीन के साथ करेगी। अगर तो वो लिपिड के साथ कर रही होगी तो क्या लफ्ज होगा? ग्लाइकोलिपिड्स।
और इसी तरीके से अगर मेरा बेटा वो प्रोटीन्स के साथ होगी तो उसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। मेरा बेटा बात बिल्कुल क्लियर हो गई? अच्छा जी, नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। सो दिस इज अ डिटेल्ड डायग्राम ऑफ व्हाट? ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। आपको नजर आ रही है खूबसूरत सी डायग्राम? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, हैं? अच्छा, यहां पर देखो, ये येलो से जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कौन से हैं? ये फास्फोलिपिड हैं। फास्फोलिपिड का आपको देखो मैंने एक रिव्यू दे दिया कि ये इसका पोलर हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है, और ये टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक है, और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी है? फास्फोलिपिड बायलेयर। और इस फास्फोलिपिड बायलेयर के अंदर ये लो मेरे बेटे, ये देखो, ये प्रोटीन नजर आ रही है। अब आपको एक बड़ा अच्छा सा व्यू मिल रहा है, मैंने बनाकर भी दिखा दिया था और यहां पर भी नजर आ रहा है। ये देखो प्रोटीन है ना हेलिक्स की सूरत में, नजर आ रही है सबको डायग्राम? ये मेरे बेटे जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा था अब क्लियर हो जाएगा। ये प्रोटीन धसी हुई है कि नहीं है? एम्बेडेड है? यस सर। चैनल प्रोटीन। यस सर। नो 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 नो, जिसने कहा ना चैनल प्रोटीन वो बहुत गंदा बच्चा है। दिस इज कैरियर प्रोटीन। सर ये मैंने चैनल का तुम्हें बताया भी। सर ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है या फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का? मेरे बेटे ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना? जी ठीक है। दिस इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ना? जी। अच्छा, उसके अंदर ये कैरियर प्रोटीन है, और कैरियर प्रोटीन की देखो शेप ही इस तरह की बनी है कि ये अपनी शक्ल को चेंज कर सकती है फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये वाली प्रोटीन्स को देखो, ये वाली प्रोटीन्स, इनमें देखो रास्ता बना हुआ है। ये चैनल प्रोटीन। ये मेरे बेटे कौन सी प्रोटीन है? चैनल प्रोटीन। अब देखो ये दोनों प्रोटीन्स कैरियर और चैनल दोनों धसी हुई है ना लिपिड बायलेयर के अंदर, तो इन दोनों प्रोटीन्स को हम क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक। अच्छा, लेकिन ये देखो लिपिड, ये सरफेस पर है ना, तो ये कौन सी है? बाहर है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक। अब मेरे बेटे इससे अच्छा व्यू तो आपको नहीं ना मिल सकता। बात क्लियर है? अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, ग्लाइकोलिपिड्स, और ये सारा स्ट्रक्चरल रिव्यू आपको मिल गया। अब आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करती है? सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे फंक्शन करती है। आपको पता है वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के हवाले से वो किस तरीके से रोल प्ले कर रही होती है। आपको पता है जी, सबसे पहले तो हम देखेंगे लिपिड सोलेबल मॉलिक्यूल। क्या लफ्ज है? लिपिड सोलेबल मॉलिक्यूल अगर सेल के बाहर हो, आउटसाइड सेल, ये इनसाइड सेल, इसने अगर इधर आना है अंदर, तो ये आ जाएगा आसानी से कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसमें लिपिड की जो है वो लेयर ज्यादा है, लाइक डिसॉल्व, लाइक फिनोमिना होगा, और ये अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जी मेरे बेटे, सर कैरियर प्रोटीन के बिल्कुल नीचे हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स प्रोटीन लिखा हुआ है। हाइड्रोफोबिक का तो पता है वाटर हीटर, बट अल्फा हेलिक्स प्रोटीन मीन क्या है? अल्फा हेलिक्स का मतलब क्या है? आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हुए? यहाँ पर इस प्रोटीन के देखो अंदर बल पड़े हुए हैं इस तरीके से। यस सर। तो इस तरह के जो बल पड़े होते हैं ये हेलिक्स होती है ना, अरेंजमेंट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर दो लफ्ज पढ़ रहे थे ना, हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। तो वो बता रहा है कि जो आपकी कैरियर प्रोटीन्स होती हैं उनमें यूं क्वाइल्स होते हैं, इसलिए उसने बता दिया यहाँ पर। और क्योंकि वो धसी हुई है किस हिस्से में? लिपिड वाले हिस्से में, तो लिपिड वाले हिस्से में धसे होने की वजह से नाम के साथ क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोफोबिक। ठीक है? यस सर।
अच्छा, वाटर, गैसेस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ये भी आसानी से गुजर जाएंगे मेम्ब्रेन से। लेकिन आइंस, क्योंकि वो बताता है चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो गुजरेंगे, लेकिन कहां से गुजरेंगे? या तो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू गुजरेंगे, और चैनल प्रोटीन से जब गुजरेंगे तो बेटा यहां पर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी मूव कर सकते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से भी मूव कर सकते हैं, उनको आसानी से वो गुजरने नहीं देंगे। ये लफ्ज आपको याद आ रहे हैं ना? अच्छा, फिर इसी तरीके से आयंस के बाद आपको पता है जी सेल मेम्ब्रेन का और क्या रोल है? वो एनगल्फमेंट भी कर सकती है, जिसके लिए आपको बता दिया था एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस के दो लफ्ज कौन कौन से बेटे? अगर सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड है तो क्या होगा? पिनोसाइटोसिस। सर आवाज नहीं आ रही। जी बेटा लाइट आ गई, मैं ना इसको कनेक्ट कर लूंगा ना दूसरे पर। अब सर आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं बोल नहीं ना रहा, इसलिए नहीं आ रही, वो असल में ना लाइट आ गई, तो लाइट आने पर मैं जो है वो मोबाइल डाटा से उसको कनेक्ट कर लूंगा दूसरे नेट पर ना। ठीक है, अब आ रही आवाज आपको? इसलिए रुक गया था मैं थोड़ा सा। यस सर। यस सर। अच्छा जी, फिर एक बड़ा अहम रोल होता है नर्व इंपल्स के हवाले से। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन न्यूरॉन्स की, जिसका ताल्लुक होता है एक्शन पोटेंशियल में और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और ये एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब आ रही है बेटे आवाज? जी सर। यस सर। आ रही है। अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व जो है न्यूरॉन्स की, वो क्या करती है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में भी इन्वॉल्व होती है। तो ये सारे फंक्शंस आपके सामने थे, जिसको मैंने एक रिव्यू दे दिया किसका? सेल मेम्ब्रेन का। क्लियर है? फिर एमसीक्यूज मैंने ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कैसे रोल प्ले करते हैं? सॉरी, इनका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में कैसे रोल प्ले करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन क्या है? सेल्स है ना बेटे, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन्स की, उस पर आपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पड़ा हुआ है बेटे? यस सर। अच्छा बेटा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ द आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। शिफ्टिंग होती है ना बेटा? नर्व इंपल्स वाला टॉपिक सेकंड ईयर का आता है आपको? उसने एक चीज बताई थी कि जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन होती है वो पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रखती है, मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस जो होती है वो इस तरीके से होती है कि बाहर की तरफ क्या होगा? सोडियम होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, अंदर की तरफ क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही स्टिमुलस मिलेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, आयंस मूव करेंगे, और जब आयंस मूव करेंगे तो रेस्टिंग से वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर लफ्ज क्या है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं आ रहा लफ्ज। यस सर। जी सर। तो इसका मतलब हुआ ना कि जो न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन है वो मदद कर रही होती है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में, इसलिए उसने लफ्ज लिखा था वहां पर। सर कोलेस्ट्रॉल का क्या फायदा होता है, क्या पर्पस होता है? बहुत अच्छा सवाल बेटा। कोलेस्ट्रॉल जो है ना, आपको पता है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में और एनिमल्स और प्लांट सेल की मेम्ब्रेन में बुनियादी फर्क ही है कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में,
लेकिन पौधों की और एनिमल की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का बुनियादी फंक्शन पता क्या होता है? ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में सेल मेम्ब्रेन को हेल्प करता है। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल है उसका बुनियादी रोल क्या है? टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करना। बैक्टीरिया के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर लो टेम्परेचर पर बैक्टीरिया का रखोगे तो उनकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो रप्चर हो जाएगी। और उसकी बुनियादी रीजन क्या है? क्योंकि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। बेटा बात क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। इसी तरीके से आप लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर एक लफ्ज भी पढ़ा होगा पौधों के हवाले से, कि पौधे जब होते हैं वो अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर फैटी एसिड की चेंजेस कर सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वो सैचुरेटेड फैटी एसिड को भी लेकर आ सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इनका पर्पस बुनियादी तौर पर सिर्फ ये है कि वो फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करना। अगर आपको मैं बिल्कुल एक वाज़े लफ्जों में बोलूं तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने में मदद कर रहा होता है अगेंस्ट द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। लफ्ज बिल्कुल क्लियर? जी सर। बहुत तो सर इसके दो रोल्स हैं, एक फ्लूइडिटी और एक टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। इसको दो रोल ना को एक रोल कह लो इस तरीके से कि फ्लूइडिटी को मेंटेन रखना अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। ठीक है, बात क्लियर होती है अब? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फ्लूइडिटी को मेंटेन रखना अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, दिस इज द रोल। नेक्स्ट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ MCQs, लिपिड्स एंड प्रोटीन। शाबाश। The rapid exchange of material through carrier proteins across the plasma membrane is called, क्या आएगा? Facilitated transport. Facilitative transport. वेरी गुड। जब कैरियर प्रोटीन आ गया तो मेरे बेटे कौन सी ऑप्शन टिक होगी? फैसिलिटेटेड। मेरे बेटे अभी आपको पीछे बताकर इतनी डिटेल से आया और फिर अगर एमसीक्यूज में आप लोगों को कंफ्यूजन, चार्ली ऑप्शन है सर। कैरियर प्रोटीन का लफ्ज आ गया तो समझ लो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट क्या चीज है? द नेक्स्ट थिंग इज सेल वॉल। आपको पता है सेल वॉल क्या है? इट इज अ बेसिकली रिजिड स्ट्रक्चर जो कि आउटर मोस्ट कह लें स्ट्रक्चर है किसी भी सेल के हवाले से। अगर हम पौधों के हवाले से बात करें तो ये क्या करता है? सेल वॉल बनती कैसे है? तो सबसे पहले तो याद रखना सेल वॉल सेक्रीटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म तो पता है ना अब? हेलो। Yes, sir. हाँ, सेल वॉल अगर पूछा जाए कहां से बनती है, ये कौन बनवा रहा है? Secreted or produced by the protoplasm of the cell. What are the function of the cell wall? Cell wall give definite shape to the cell. It is rigid structure. Protect cell from osmotic lysis or osmosis. अगर पौधों के हवाले से बात करें तो we have three types of the cell wall. Middle lamella, primary wall, secondary wall. ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म के हवाले से भी मैंने दोबारा से फिर से ऐड कर दिया। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है उसके हवाले से भी दोबारा से स्टेटमेंट ऐड कर दिया, मैंने करवा चुका हूं पहले आपको। ठीक है जी। सो बुनियादी तौर पर मिडल लैमिला क्या है, प्राइमरी सेल वॉल क्या है और सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? पौधों के हवाले से मुझे बताओ इन तीनों में से जो ट्रू सेल वॉल है वो कौन है? प्राइमरी। जी मेरा पुत्र बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। प्राइमरी वॉल। हाँ, प्राइमरी जो है वो ट्रू सेल वॉल है। प्राइमरी वॉल। और प्राइमरी वॉल किस चीज की बनी होती है बेटा? बुनियादी तौर पर सेलुलोज।
एंड पेक्टिन। और सेलुलोज और हेमिसेलुलोज जो होते हैं वो किस तरह मौजूद होते हैं? इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल के हवाले से क्या चीज है? सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो इनर वन होती है। लेट्स सपोज मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। ये बेटा दो सेल हैं जो कि एडजेसेंट सेल हैं। इन दोनों एडजेसेंट सेल्स के बिल्कुल बाहर की तरफ कौन सी वॉल होगी? बेटा जहां से समझना है मुझे बता देना, ठीक है? सो दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। फिर अंदर की तरफ ये कौन सी है? सेकेंडरी सेल वॉल है। ये कौन सी है? सेकेंडरी सेल वॉल है। अच्छा, मिडल लैमेला जो होती है ना, आवाज आ रही है बेटा आप सबको? यस सर। यस सर। जो मिडल लैमेला होता है ना बेटा, मिडल का मतलब क्या होता है? बिटवीन। दो सेल जो कि एडजेसेंट हैं, इनकी प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में यूं इज अ काइंड ऑफ अ सिमेटिंग मटेरियल। सिमेटिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जो जैसे दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीके से यहां पर क्या है? मिडल लैमेला है। ठीक है, अब यहां पर इनकी कंपोजिशन के हवाले से मैंने आपको बता दिया। प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन इज क्लियर। सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है? मोस्टली इनऑर्गेनिक। बेटा सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी के हवाले से मैं बात कर चुका हूं, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, इसमें क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सिलिका, Cutin, lignin एंड अदर जो है वो सिलिका एटसेट्रा। मिडल लैमेला जो होता है ना, ये मुख्तलिफ साल्ट का कॉम्बिनेशन होता है। आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। दैट इज सोडियम पेक्टेट, पोटाशियम पेक्टेट। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स जो कि मिडल लैमेला को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। सो सेल वॉल के फंक्शंस भी क्लियर हो गए। डेफिनेट शेप और रिजिड बनाएगी, प्रोटेक्ट करेगी सेल को फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसेस। बनती कहां से है? प्रोटोप्लाज्म से। तो मेरे बेटे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो है, इसको मैंने आपको क्लियर कर दिया, विच इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। तो यहां तक रखें। इंशाल्लाह जो है वो कल भी एक सेशन इसके ऊपर रखते हैं, और उसके अंदर जो है वो सारी बाकी डिटेल के साथ मैं सेल जो है इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। सर आज इसका क्विज होगा शाम में?